गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। गरीब वो होता है जिसे पैसे को संभालना नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग ताउम्र मेहनत करते हैं फिर भी खाली जेब रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाते हैं फिर भी अमीर बन जाते हैं? राज पैसा नहीं है, राज है पैसे के नियमों को जानना, वो भी 5000 साल पुराने, लेकिन आज भी 100% काम करने वाले नियम। एक शहर था बेबीलोन, जो रेगिस्तान में बसा था, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। वहां के लोग क्या करते थे जो आज के करोड़पतियों को भी नहीं आता? अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ बुक समरी नहीं, ये है पैसे की अमूल्य पाठशाला जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब हमेशा भरी रहे, तो ये नियम सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि अमीरी किस्मत से नहीं, सही फैसलों से आती है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी काम का लगा हो तो एक लाइक ठोकिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर दिन सीखिए, ताकि एक दिन आप भी कह सकें, मैं ही हूं बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान। अध्याय 1, सोने की इच्छा रखने वाला आदमी। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। धन की चाह कोई नई बात नहीं है, ये मानव सभ्यता के आरंभ से ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा रही है। आज चाहे हम किसी आधुनिक शहर में रहते हों या प्राचीन समय की कल्पना करें, एक बात हमेशा समान रही है, हर इंसान अमीर बनना चाहता है। यही विचार इस अध्याय की नींव है। ये अध्याय 2 आम आदमियों की कहानी के साथ शुरू होता है, जिनकी जिंदगी, इच्छाएं, समस्याएं और सोच आज के जमाने के लोगों जैसी ही हैं। चाहे वह प्राचीन बेबीलोन हो या आज का भारत, हर व्यक्ति अपने जीवन में धन की स्थिरता चाहता है, और इस अध्याय में बताया गया है कि यह कैसे संभव है। बेबीलोन, जो प्राचीन दुनिया की सबसे समृद्ध और विकसित सभ्यताओं में से एक था, वहां की सड़कों, बाजारों और महलों में समृद्धि की कहानियां फैली हुई थीं, लेकिन हर कोई अमीर नहीं था। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से होती है जो अमीर बनने की प्रबल इच्छा रखता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अमीर बनने की सही राह क्या है। बेबीलोन के एक कोने में बैठा है बंसिर, जो एक कुशल रथ निर्माता है। उसके पास हुनर है, मेहनत की आदत है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। वह अपनी अधूरी रथ को घूर रहा है और सोच रहा है, आखिर क्यों वह इतनी मेहनत करता है लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाता। उसी समय उसका बचपन का दोस्त कोबी, जो एक संगीतकार है, वहां आता है। कोबी भी पैसे की तंगी से परेशान है। वह बंसिर से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन बंसिर मना कर देता है क्योंकि उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा। दोनों मित्रों के बीच यह बातचीत होती है कि क्या अमीर बनना केवल कुछ खास लोगों का अधिकार है, या फिर आम आदमी भी अमीर बन सकता है। वे इस बात को समझते हैं कि उनके पास कौशल है, काम है, लेकिन वित्तीय समझ की कमी है। यहीं से शुरू होता है उनका खोज का सफर, अमीरी का राज जानने के लिए। बंसिर और कोबी को याद आता है एक व्यक्ति, अर्जकी, जो कभी उनके जैसा ही साधारण आदमी था, लेकिन आज वह बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति है। वे तय करते हैं कि वे अर्जकी से मिलकर यह जानेंगे कि वह कैसे अमीर बना। यह निर्णय उनके जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि अब वे सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि अमीरी के पीछे का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। अर्जकी अपने महल में आराम कर रहा होता है जब बंसिर और कोबी उसके पास पहुंचते हैं। वे अर्जकी से कहते हैं, हम मेहनत करते हैं लेकिन धन नहीं आता। हमारे पास हुनर है लेकिन जेब खाली है। आप भी हमारे जैसे थे, फिर आपने ऐसा क्या किया जो आपको अमीर बना गया? अर्जकी मुस्कुराता है और उन्हें बताता है कि अमीरी एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। यह भाग्य या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि समझ और अनुशासन का फल है। अर्जकी बताता है कि वह भी एक समय पर बहुत गरीब था। वह एक नक्काशीकार था, टैक्स रसीदें लिखने वाला। दिन भर मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। एक दिन वह खुद से यह सवाल करता है, क्यों मैं हमेशा दूसरों के लिए काम करता हूं और खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाता। तभी उसे एक स्वप्न जैसा विचार आता है, मेरे पास जो भी पैसा आए उसका एक हिस्सा मैं सबसे पहले खुद को दूंगा। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। धन संचय का पहला नियम,
पहले खुद को भुगतान करें। अर्जकी ने सबसे पहला नियम अपनाया। हर 10 सिक्कों में से एक सिक्का सबसे पहले अपने लिए रखो। वह बताता है कि जब भी उसे वेतन मिलता वह 1/10 हिस्सा खुद के लिए बचा लेता, बाकी से खर्च करता। यह आदत धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने लगी। शुरुआत में कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे यह एक नियम बन गया। धन की रक्षा और निवेश। अगला कदम, बचाया गया धन तब तक बेकार है जब तक उसे काम पर नहीं लगाया जाए। अर्जकी बताता है कि उसने शुरुआती दिनों में एक गलती की। उसने अपनी जमा पूंजी एक ईंट बनाने वाले को दे दी ताकि वह रत्न लाकर बेचे और मुनाफा हो, लेकिन वह धोखा खा गया। इससे उसे एक महत्वपूर्ण सबक मिला, जिस क्षेत्र की समझ न हो उसमें निवेश मत करो। इसके बाद उसने समझदारी से अपने पैसे को ऐसे लोगों को दिया जिन्हें व्यापार की जानकारी थी, और वहीं से उसे सही ब्याज और लाभ मिलने लगा। समय और धैर्य अमीरी की कुंजी। अर्जकी कहता है, धन धीरे धीरे बढ़ता है जैसे बीज से वृक्ष बनता है। उसने वर्षों तक संयम, अनुशासन और समझदारी से अपने धन को बढ़ाया। वह दूसरों को भी यह सिखाता है कि रातों रात अमीर बनने की उम्मीद छोड़ दो। समय और निरंतरता ही असली कुंजी है। बंसिर और कोबी की जागरूकता। अर्जकी की बातें बंसिर और कोबी को बहुत प्रेरित करती हैं। वे समझते हैं कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। यदि वे हर महीने की आमदनी का 10% बचाएं, उसका बुद्धिमानी से निवेश करें और अपनी गलतियों से सीखें, तो वे भी अमीर बन सकते हैं। वे यह संकल्प लेते हैं कि आज से वे अपनी आदतें बदलेंगे, खर्चों को नियंत्रित करेंगे और धन का सम्मान करेंगे। अध्याय से मिलने वाले मुख्य पाठ। 1. कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद को दो। हर 10 रुपये में से 1 रुपये की बचत अमीरी की नींव है। 2. धन की सुरक्षा और समझदार निवेश जरूरी है। बिना ज्ञान के निवेश नुकसान देता है। 3. अनुशासन और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर नुकसान पहुंचाती है। 4. आमदनी बढ़ने पर खर्च नहीं, बचत बढ़ाओ। अधिक कमाने से अधिक खर्च करने की आदत अमीरी से दूर ले जाती है। 5. सीखने की ललक रखें। अमीर बनने के लिए वित्तीय शिक्षा जरूरी है। अध्याय 1. द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड हमें यह सिखाता है कि अमीरी कोई संयोग नहीं, बल्कि नियोजित प्रयासों का परिणाम है। बंसिर और कोबी जैसे आम लोग भी यदि सही ज्ञान और अनुशासन अपनाएं, तो आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। यह अध्याय सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला सिद्धांत प्रस्तुत करता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अध्याय 2. द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अमीरी की खोज में युवा पीढ़ी। यह अध्याय तब शुरू होता है जब कुछ नौजवान जो बेबीलोन के भविष्य के लिए आशावान हैं, अर्जकी से मिलने आते हैं। वे जानना चाहते हैं कि अर्जकी ने अपनी गरीबी से उठकर इतनी विशाल संपत्ति कैसे अर्जित की। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। वे अर्जकी से एक ही सवाल पूछते हैं, आप बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? यह सवाल केवल अर्जकी से नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति से है जो जीवन में धन, समृद्धि और स्थायित्व चाहता है। अर्जकी का उत्तर, धन संचय और विवेकपूर्ण निवेश का मार्ग। अर्जकी उनकी जिज्ञासा का स्वागत करता है और कहता है, यदि आप धन के नियमों को सीखना चाहते हैं तो मैं आपको वही सिखा सकता हूं जो मैंने सीखा है, लेकिन उसके लिए अनुशासन और समर्पण चाहिए। वह आगे कहता है कि अमीरी का मार्ग कोई गुप्त रहस्य नहीं है, यह कुछ सरल नियमों और स्थिर प्रथाओं का परिणाम है। अर्जकी की कहानी। एक गरीब महत्वाकांक्षी युवा से अमीरी तक का सफर। अर्जकी खुद भी कभी गरीब था। वह राजा के पुस्तकालय में एक लिपिक के तौर पर काम करता था। वह टैबलेट्स पर हिसाब किताब लिखा करता था, दिन भर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता था। वह सोचता था, क्यों दूसरों के लिए मेहनत करूं जब खुद के लिए कुछ नहीं बचता। बचपन का मित्र और प्रेरणा का स्रोत। एक दिन उसका बचपन का मित्र अलगमिश, एक अमीर व्यक्ति, टैबलेट्स की नकल करवाने आता है। अर्जकी का काम अच्छा होता है और वह उससे प्रभावित होता है। अर्जकी अलगमिश से पूछता है, आप अमीर कैसे बने? अलगमिश पहले तो मुस्कुराता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें अमीरी का रहस्य बताऊंगा अगर तुम मेरे लिए समय पर टैबलेट्स तैयार कर दोगे। अर्जकी वादा करता है और समय पर काम पूरा करता है। पहला पाठ, हर कमाई का हिस्सा पहले खुद के लिए रखो। अर्जकी का
अलगमिश अमीरी का पहला नियम बताता है, तुम जो भी कमाते हो उसका कम से कम 10% हिस्सा पहले खुद के लिए बचाओ। अर्जकी चौंकता है, क्या मैं खुद के लिए अभी तक कुछ नहीं कमा रहा? अलगमिश समझाता है, नहीं, अभी तुम जो भी कमाते हो वह अपने खर्चों, जरूरतों और दूसरों के लिए खर्च कर देते हो। जब तक तुम सबसे पहले खुद को भुगतान नहीं करोगे तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। अर्जकी इस नियम को अपनाने का वादा करता है। वह अपनी आमदनी का 1 से 10 हिस्सा अलग रखने लगता है। शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, इच्छाएं टकराती हैं, लेकिन वह नियमितता और अनुशासन के साथ इस आदत को बनाए रखता है। वह सीखता है कि जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन बचत की आदत अमीरी की नींव है। दूसरा पाठ, धन को काम पर लगाओ। जब अर्जकी के पास थोड़ी रकम जमा हो जाती है तो वह सोचता है, अब क्या करें? वह धन को अपने एक दोस्त को दे देता है जो रत्नों का व्यापारी बनने का सपना देखता है, लेकिन वह अनुभवहीन होता है और सारा धन गंवा देता है। यह उसकी पहली बड़ी गलती थी। अलगमिश जब दोबारा आता है तो वह अर्जकी को डांटता है, तुमने उस आदमी को पैसा दिया जिसे रत्नों की समझ ही नहीं। यहां अर्जकी एक और मूल मंत्र सीखता है, अपने धन को वहां निवेश करो जहां जोखिम कम हो और सलाह अनुभवी लोगों की हो। तीसरा पाठ, लाभ से फिर से निवेश करो। अर्जकी सीखता है कि यदि लाभ होता है तो उसे फिर से निवेश में लगाना चाहिए ताकि धन से और धन उत्पन्न हो। यहां वह चक्रवृद्धि की शक्ति को समझता है। एक पैसा जो काम करता है वह दूसरे पैसे को जन्म देता है और ये दूसरे पैसे भी आगे चलकर पैसे कमाते हैं। अर्जकी की स्थिति में बदलाव, धीरे धीरे अर्जकी की बचत बढ़ती जाती है। वह अनुभव से सीखकर समझदारी से निवेश करता है। कुछ सालों में उसकी संपत्ति इतनी हो जाती है कि वह अब दूसरों को रोजगार देने लगता है, खुद का घर बनाता है और उसका नाम बाबुल के प्रमुख व्यापारियों में गिना जाने लगता है। लोग उसे पूछते हैं, तुमने कैसे किया? उसका जवाब हमेशा वही होता है, बचाओ, समझदारी से निवेश करो, अनुशासन रखो। अमीर बनने के 7 नियम। अर्जकी बाद में 7 नियम बनाता है जिन्हें वह सबको सिखाता है। इन नियमों को बाद के अध्यायों में विस्तार से समझाया गया है, लेकिन इस अध्याय में उनका आधार रखा गया है। 1. हर कमाई का कम से कम 10% बचाओ। 2. जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखो। 3. बचाए गए धन को लाभकारी कार्यों में लगाओ। 4. अपने धन को नुकसान से बचाओ। 5. अपने घर को खुद का बनाओ। 6. भविष्य के लिए बचत और सुरक्षा का इंतजाम करो। 7. अपनी कमाई की योग्यता को बढ़ाओ। अर्जकी की समाज सेवा और शिक्षा की भावना। अब अर्जकी केवल अमीर नहीं है, वह समाज को अपना अनुभव लौटाना चाहता है। इसलिए वह युवाओं को सिखाने के लिए तैयार होता है। वह कहता है, धन को समझो, वह तुम्हारा सेवक बनेगा, वरना तुम उसके गुलाम बन जाओगे। वह यह भी बताता है कि धन केवल लोभ या विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और समाज में योगदान देने का माध्यम है। अध्याय की प्रमुख सीखें। 1. अमीरी मेहनत से नहीं, समझदारी से आती है। केवल कड़ी मेहनत आपको अमीर नहीं बनाएगी जब तक आप धन को कैसे संभालना है ये नहीं सीखते। 2. खर्चों से पहले बचत करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सिद्धांत अर्जकी की सफलता का मूल मंत्र है। 3. निवेश में समझ जरूरी है। अनुभवहीन लोगों के हाथों में पैसा देना पैसे को जोखिम में डालना है। 4. छोटी शुरुआत से बड़ा परिवर्तन आता है। चाहे आप एक सिक्का ही क्यों न बचा रहे हों, वह आपकी अमीरी का बीज है। 5. अमीरी एक सतत अभ्यास है। यह एक दिन की बात नहीं, यह रोज के निर्णयों, आदतों और अनुशासन की प्रक्रिया है। अमीरी सिखाई जा सकती है। अर्जकी की कहानी हमें बताती है कि धनवान बनना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सीखी गई कला है। कोई भी, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, यदि वह सही नियम अपनाए तो वह अमीर बन सकता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कभी सबसे गरीब था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो खुद की आर्थिक स्थिति बदलना चाहता है। अध्याय 3, 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। खाली थैली को भरने के 7 अमूल्य उपाय। राजा की चिंता और समाधान की खोज। बेबीलोन के राजा को चिंता होती है कि राज्य के नागरिक गरीब क्यों हैं, जबकि शहर समृद्ध है, व्यापार फल फूल रहा है और संसाधनों की कमी नहीं है।
राजा को यह बात परेशान करती है कि क्यों कुछ ही लोग धनवान हैं और अधिकतर लोग आर्थिक संकट में जी रहे हैं। राजा अपने सलाहकारों के साथ यह निर्णय लेता है कि लोगों को धन के नियमों की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे खुद अपनी किस्मत बदल सकें। राजा को बताया जाता है कि बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति अर्जकी है, जिसे खुद राजा ने सम्मानित किया है। अतः उसे बुलाकर कहा जाता है कि वह राज्य के चुने हुए 100 लोगों को अमीरी के नियम सिखाए। अर्जकी की शिक्षाएं। अमीरी की 7 औषधियां। अर्जकी लोगों को संबोधित करता है और कहता है, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी को दवा देता है, उसी तरह मैं आपको धनहीनता की बीमारी से छुटकारा पाने के 7 उपचार दूंगा। आइए इन 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स को विस्तार से समझते हैं। 1. अपनी आय का 10% खुद के लिए रखो। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। अर्जकी कहता है, हर सिक्का जो तुम कमाते हो वह तुरंत खर्च न करो। अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा खुद के लिए रखो। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 100 सिक्के कमाता है तो उसे 90 सिक्कों से अपने सभी खर्च चलाने चाहिए और 10 सिक्कों को बचा लेना चाहिए। लोग सोचते हैं कि वे खुद के लिए ही कमाते हैं, लेकिन असल में वे दूसरों के लिए कमाते हैं। दुकानदार, दर्जी, खानपान आदि। जो व्यक्ति पहले खुद को भुगतान करता है वही अमीरी की ओर पहला कदम बढ़ाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। 2. खर्चों को नियंत्रण में रखो। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। अर्जकी समझाता है कि जैसे ही व्यक्ति कमाना शुरू करता है उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वह जरूरी और अनावश्यक खर्चों का भेद नहीं कर पाता। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने अब तक 100 सिक्के में गुजारा किया है, जैसे ही उसकी आय 120 होती है वह पूरे 120 खर्च करने लगता है। अनुप्रयोग, बजट बनाओ जिससे जरूरी खर्च पूरे हो जाएं और फिर भी बचत संभव हो। इच्छाएं अनंत हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं, इसलिए समझदारी से चुनाव करना जरूरी है। बचत बाद में नहीं, पहले की जाती है। खर्च बची रकम से करो। 3. बचाए गए धन को लाभकारी निवेश में लगाओ। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। धन का उद्देश्य केवल जमा करना नहीं है, बल्कि उसे काम पर लगाना है। अर्जकी कहता है, तुम्हारा सोना तुम्हारे लिए काम करे और उसका लाभ फिर से काम करे। यही अमीरी की असली जड़ है। चक्रवृद्धि का चमत्कार। यदि 10 सिक्के हर महीने बचाए जाते हैं और वे 10% लाभ कमाते हैं तो कुछ सालों में ही भारी धनराशि बन सकती है। उदाहरण, बागवानी में बोया गया बीज केवल एक फल नहीं देता बल्कि और बीज उत्पन्न करता है। यही सिद्धांत धन पर लागू होता है। सिद्धांत, पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। 4. धन की रक्षा करना सीखो। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अर्जकी यहाँ निवेश की सावधानी के बारे में बताता है। वह कहता है, मूर्खतापूर्ण योजनाएं, लालच और अज्ञानता ये आपके धन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यापार में निवेश करना जिसकी जानकारी ना हो, झूठे वादों, त्वरित लाभ, स्कीम्स आदि के जाल में फंसना, अनभिज्ञ मित्रों या रिश्तेदारों को धन देना। सुरक्षित निवेश कैसे करें? केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करें जहां जोखिम कम हो और सलाहकार अनुभवी हो। नए निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। धन को बचाना, कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। 5. खुद का घर बनाओ और उसमें निवेश करो। मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। बाबुल में किराए पर रहना आम था। अर्जकी कहता है कि हर आदमी को अपनी भूमि पर अधिकार होना चाहिए। जब तुम्हारा घर तुम्हारा होता है तो आत्मसम्मान और सुरक्षा दोनों बढ़ते हैं। फायदे, किराया देना बंद होता है, आत्मिक शांति मिलती है, परिवार में स्थायित्व आता है, भविष्य में संपत्ति बनती है। आर्थिक दृष्टिकोण से घर एक स्थिर निवेश है, बचत को ठोस रूप में बदल देता है। सिद्धांत, अपना घर अपनी शक्ति। 6. भविष्य के लिए तैयारी करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अर्जकी सिखाता है कि व्यक्ति को केवल आज की नहीं, भविष्य की योजना भी बनानी चाहिए। क्यों जरूरी है? बुढ़ापा, बीमारी, अस्थायी बेरोजगारी, परिवार की जिम्मेदारियां। उदाहरण, बीमा लेना, पेंशन योजना में निवेश, लंबी अवधि के लिए संपत्ति खरीदना, बच्चों के लिए शिक्षा फंड बनाना। सिद्धांत, समझदार व्यक्ति आज बोता है ताकि कल काट सके। 7. अपनी आय बढ़ाने के प्रयास करो। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न।
यह अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम है। अर्जुकी कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश खुद में करो। कैसे? नई स्किल्स सीखो, व्यापार का ज्ञान बढ़ाओ, मेहनत से पीछे न हटो, कार्यकुशल बनो, अवसरों को पहचानो। उदाहरण, एक लिपिक अगर लेखांकन में निपुण हो जाए तो वह व्यापारी बन सकता है। एक कुम्हार अगर डिजाइन सीख ले तो उसका माल अधिक बिकेगा। सिद्धांत, जितनी बड़ी योग्यता उतनी ही बड़ी कमाई। अध्याय का सारांश, 7 नियम, 7 स्तंभ जीवन में। इन नियमों का महत्व, इन 7 नियमों को अपनाने से कोई भी व्यक्ति गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ सकता है। यह नियम केवल बाबुल के लिए नहीं, बल्कि आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ध्यान देने योग्य बातें। कोई भी नियम जादू नहीं है। अनुशासन, धैर्य और अभ्यास जरूरी है। आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। अमीरी एक योजना है, न कि संयोग। अर्जुकी इन शिक्षाओं के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि अमीरी केवल अमीरों की जागीर नहीं, बल्कि हर मेहनती और जागरूक व्यक्ति की पहुंच में है। अगर कोई व्यक्ति खुद को पहले भुगतान करता है, अनावश्यक खर्चों से बचता है, सोच समझकर निवेश करता है, अपने ज्ञान और योग्यता को बढ़ाता है, तो वह जरूर एक दिन आर्थिक स्वतंत्रता और संपन्नता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4, भाग्य की देवी से मिलिए। मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। भाग्य और सफलता के संबंध पर चर्चा। बेबीलोन की सड़कों पर अमीर और गरीब दोनों ही रहते हैं। अक्सर गरीब लोग अमीरों को देखकर कहते हैं, वह तो भाग्यशाली है। इस अध्याय में यह प्रश्न उठता है कि क्या भाग्य ही अमीरी का कारण है? क्या केवल किस्मत से ही कोई समृद्ध बन सकता है? और अगर किस्मत ही सब कुछ है, तो फिर मेहनत का क्या स्थान है? बेबीलोन के लोगों की बैठक। विषय, भाग्य की देवी। बेबीलोन के एक लोकप्रिय सार्वजनिक स्थान पर धन और भाग्य पर चर्चा शुरू होती है। लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति अर्कट भी उपस्थित होता है। एक बुजुर्ग व्यापारी पूछता है, क्या आप मानते हैं कि भाग्य किसी खास व्यक्ति को पसंद करता है? अगर हां, तो क्यों? अर्कट उत्तर देता है, मैं मानता हूं कि भाग्य मौजूद है, लेकिन वह तैयार लोगों को ही पसंद करता है। भाग्य केवल उन्हीं के पास आता है जो उसका लाभ उठाना जानते हैं। अध्याय का मुख्य विचार, भाग्य अवसर प्लस तैयारी प्लस निर्णय। अर्कट समझाते हैं कि भाग्य कोई देवी नहीं जो मनचाहे लोगों को धन दे दे। असली भाग्य है सही समय पर सही निर्णय लेना। लोगों की आम धारणा, मेरी किस्मत खराब है, अगर मैं उस समय वह जमीन खरीद लेता, काश मुझे वह अवसर मिलता। अर्काद की सोच, अवसर सबको मिलते हैं, भाग्य सिर्फ बहाना है। अवसर को पहचान कर उस पर कार्य करने वाले ही भाग्यशाली कहलाते हैं। वंग, भाग्य का पहला रूप, संयोग की ताकत। अर्काड एक उदाहरण देता है। एक बार एक आदमी को सूचना मिली कि एक जमीन बहुत सस्ते में बिक रही है। उसने सोचा कि कल जाकर देखता हूं, लेकिन अगले दिन किसी और ने वह जमीन खरीद ली और कुछ ही महीनों में उसका मूल्य 4 गुना हो गया। सीख, अवसर बार बार दस्तक नहीं देते, जरा सी देर और पूरा भाग्य चला जाता है। सिद्धांत, भाग्य हमेशा सतर्क, तत्पर और निर्णयशील लोगों को मिलता है। 2. हिचकिचाहट। भाग्य की सबसे बड़ी शत्रु लोग अक्सर सोचते हैं, विचार करते हैं, सलाह लेते हैं और फिर कुछ नहीं करते। अर्काट कहते हैं, जो लोग अवसरों पर केवल विचार करते हैं पर निर्णय नहीं लेते, वे भाग्य को खो देते हैं। हिचकिचाहट और डर भाग्य के दरवाजे को बंद कर देते हैं। उदाहरण, जब सुनार ने सुनने वालों को सुनहरे सिक्कों में निवेश करने को कहा तो सबने सोचा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में मौका किसी और ने लपक लिया। निष्कर्ष, सोचिए लेकिन तेजी से, निर्णय लीजिए लेकिन डर के बिना। 3. 2 प्रकार के लोग, एक मौका पकड़ता है, दूसरा खो देता है। अर्काट 2 पात्रों की कहानी सुनाते हैं। पहला व्यक्ति, एक व्यापारी जिसने जमीन के अवसर को पहचाना और तुरंत निवेश कर दिया। कुछ ही समय में उसने 10 गुना लाभ कमाया। दूसरा व्यक्ति, उसने भी वही अवसर देखा लेकिन सोचता रहा, कहीं घाटा ना हो जाए। जब तक वह तैयार होता, अवसर चला गया। सीख, जो व्यक्ति अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ता है वह भाग्य को पकड़ता है। जो व्यक्ति केवल सुरक्षित खेलना चाहता है वह जीवन भर काश कहता रह जाता है। 4. भाग्य का विज्ञान। यह कोई रहस्य नहीं है,
अर्काट कहता है कि अगर हम भाग्य को केवल संयोग माने तो हम उसे दोबारा नहीं दोहरा सकते, लेकिन अगर हम माने कि भाग्य आर्स अवसर प्लस तैयारी प्लस तेजी से निर्णय, तो हम उसे बार बार दोहराने लायक बना सकते हैं। सिद्धांत: भाग्य एक विज्ञान है अगर हम उस पर सही दृष्टिकोण रखें। 5. अवसर की पहचान कैसे करें? अर्काट कहते हैं कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अवसर केवल अमीरों को मिलते हैं, मेरे पास तो संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर सभी को मिलते हैं, हर वर्ग में, हर उम्र में। अवसर उन्हें पसंद करते हैं जो उनके लिए तैयार होते हैं। तैयारी कैसे करें? स्किल सीखें, बचत रखें, जोखिम उठाने की मानसिकता बनाएं, सलाह लें, लेकिन निष्क्रिय न रहें। 6. जल्दी निर्णय लेना और उसका अभ्यास करना। अर्काट कहता है कि भाग्य उन्हें नहीं मिलता जो बुद्धिमान दिखना चाहते हैं, बल्कि उन्हें मिलता है जो कर्मशील होते हैं। व्यवहारिक सुझाव: हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मुझे कोई अवसर मिला? अगर मिला तो क्या मैंने उसका फायदा उठाया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? नियम: 3 बार सोचना पर्याप्त है, चौथी बार सोचने से निर्णय मर सकता है। 7. स्थायी भाग्य केवल एक बार की बात नहीं है। कुछ लोग जीवन में एक बार सफल होते हैं फिर ढीले पड़ जाते हैं। अर्काट कहता है सच्चा भाग्यशाली वही है जो बार बार अवसर बना लेता है, क्योंकि उसने निर्णय और साहस की कला सीख ली है। स्थायी भाग्य के 3 स्तंभ: 1. ध्यान, अवसरों को पहचानने की क्षमता। 2. साहस, तुरंत निर्णय लेने की हिम्मत। 3. अनुभव, पहले के निर्णयों से सीखना। 8. भाग्य का दूसरा चेहरा, मेहनत से मिला अवसर। अर्काट मानता है कि किस्मत का दूसरा नाम है परिश्रम प्लस सतर्कता। जितनी ज्यादा तैयारी उतना बड़ा अवसर। कहावत: जितनी ज्यादा मेहनत करता हूं उतना ही ज्यादा भाग्यशाली हो जाता हूं। 9. बुद्धिमत्ता और भाग्य, साथ चलने वाले साथी। अर्काट यह भी स्पष्ट करता है कि केवल जोश और निर्णय ही काफी नहीं। बुद्धिमत्ता की भूमिका: हर अवसर लाभदायक नहीं होता, हर सुनहरा सपना सच्चाई नहीं होता, इसलिए निर्णय के साथ सोच का संतुलन जरूरी है। बिना जांचे निवेश करना मूर्खता हो सकती है। 10. भाग्य को बार बार बुलाने की कला। अर्काट के अनुसार आप जितना अधिक अवसरों को पहचानोगे और उन पर तेजी से काम करोगे, उतनी ही बार भाग्य खुद चलकर आएगा। ट्रेनिंग की तरह अभ्यास करें, छोटे फैसलों पर भी तेजी से निर्णय लें, नतीजों से सीखें, आत्मविश्वास बढ़ाएं। भाग्य किसी का इंतजार नहीं करता। इस अध्याय में भाग्य की देवी कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अवसरों का प्रतीक है। ये अवसर बार बार आते हैं, लेकिन केवल वही उन्हें पकड़ पाते हैं जो तैयार रहते हैं, हिम्मत रखते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। अवसर एक घोड़ा है जो पल भर में दौड़ जाता है, जो उसे लगाम डालकर सवार हो गया वही मंजिल तक पहुंचता है। अध्याय 5, सोने के 5 नियम। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। केवल पैसा काफी नहीं, सही नियम भी जरूरी है। धन अर्जित करना एक बात है, लेकिन उसे संभालना, बढ़ाना और सही दिशा में लगाना अलग बात है। यही कारण है कि अनेक लोग अमीर बनकर भी गरीब हो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि सिर्फ सोना या धन होना ही सफलता नहीं है, बल्कि धन के साथ विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही असली अमीरी है। अर्काट का बेटा और उसकी परीक्षा। अर्काट ने अपने बेटे नोमासिर को एक कठिन जीवन परीक्षा दी। जब वह बड़ा हुआ तो अर्काट ने उसे 2 चीजें दी। 1. एक बैग सोने के सिक्कों से भरा हुआ। 2. सोने के 5 नियमों का लिखा हुआ एक पट्ट, टैबलेट्स। उसे कहा गया, इन दोनों को साथ लेकर जाओ और खुद तय करो कि तुम्हारे लिए असली धन क्या है। नोमासिर को 3 साल का समय दिया गया ताकि वह खुद अमीरी के रास्ते को समझ सके। इस अध्याय में नोमासिर की कहानी और 5 अमूल्य नियम दिए गए हैं जो हर उस व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं जो उन्हें अपनाए। नोमासिर की कहानी। शुरुआत में धन, फिर कठिनाई। शुरुआत में नोमासिर ने सोचा कि धन ही सब कुछ है। उसने सोने के सिक्कों से कुछ व्यापार किया, लेकिन जल्द ही धोखा खा गया और उसका अधिकतर धन खत्म हो गया। अब वह पट्टिकाओं को पढ़ता है जिनमें लिखे हैं सोने के 5 नियम। जब उसने इन नियमों को अपनाना शुरू किया, तब उसका जीवन बदलने लगा। सोने के 5 नियम, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। 1. पहला नियम। सोना उनके पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां भाग बचाते हैं, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी कम हो। व्याख्या।
धन हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो बचत की आदत रखते हैं। यह नियम कहता है, पहले खुद को भुगतान दो। अगर आप हर महीने 10% बचाते हैं तो समय के साथ यह रकम बहुत बड़ी बन जाती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति 1000 सिक्के कमाता है और 900 खर्च करता है, वह कभी अमीर नहीं बनेगा। लेकिन जो 100 सिक्के बचाता है और खर्चों को 900 में सीमित करता है, वही भविष्य बनाता है। नोमसेर की सीख, पहले वह पूरी कमाई खर्च करता था, बाद में उसने 10% बचाना शुरू किया। यहीं से उसका वित्तीय सुधार शुरू हुआ। 2. दूसरा नियम, बचाया गया सोना उस व्यक्ति के लिए तेजी से बढ़ता है जो इसे बुद्धिमानी से निवेश करता है। व्याख्या, बचत को यदि कहीं निवेश नहीं किया जाए तो वह निष्क्रिय रहती है। धन को ऐसे काम में लगाना चाहिए जहां से नियमित आय आए, जैसे किराया, ब्याज, व्यापारिक लाभ। महत्व, बचाया हुआ पैसा काम करना चाहिए, ठीक जैसे कोई नौकर। हर सिक्का आपकी सेना है जो और सिक्के कमाए। गलती से बचें। बिना ज्ञान के निवेश, बिना सुरक्षा के व्यापार, नुकसान। नुमासिर की सीख, उसने एक समझदार ऊंट व्यापारी के साथ साझेदारी की जिससे उसे स्थायी लाभ मिलने लगे। 3. तीसरा नियम, सोना उसकी सुरक्षा में रहता है जो उसे अनुभवी और बुद्धिमान लोगों की सलाह से निवेश करता है। व्याख्या, हर किसी की राय पर भरोसा मत करो। निवेश करने से पहले अनुभवियों की सलाह लो। उदाहरण, किसी किसान से रत्नों के व्यापार की सलाह लेना मूर्खता है। रत्नों में निवेश करना हो तो रत्न विशेषज्ञ से ही पूछो। सही सलाह की शक्ति। गलत सलाह, पैसा डूबा। सही सलाह, पैसा दोगुना। नोमासिर की गलती, शुरुआत में उसने एक शराब व्यापारी की बातों में आकर व्यापार किया और सारा पैसा खो दिया। बाद में जब उसने अनुभवी लोगों से सलाह ली, तब से हर कदम सही साबित हुआ। 4. चौथा नियम, सोना उससे दूर चला जाता है जो उसे असंभव कमाई के लालच में निवेश करता है, जो अपनी समझ से परे योजनाओं पर भरोसा करता है। व्याख्या, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। जो योजनाएं बहुत अच्छा दिखती हैं, अक्सर धोखा होती हैं। सावधानी, यदि कोई कहे 3 महीने में पैसा दोगुना, तो वहां खतरा है। समझदारी की सीमा से बाहर के निवेश नुकसान की गारंटी है। लक्षण, अचानक लाभ के सपने, बिना जोखिम बताए गए प्रस्ताव, सिर्फ आज का मौका जैसी बातें। नोमसिर की सीख, एक बार उसने ऐसा ही किया और सारा सोना चला गया। तब से उसने सीखा कि धीरे और स्थिर गति से बढ़ना ही असली अमीरी है। 5. पांचवा नियम, सोना उस व्यक्ति से दूर चला जाता है जो इसे अपने अनुभव की कमी या भावनाओं के कारण संभाल नहीं पाता। व्याख्या, धन केवल कमाना ही नहीं, उसका प्रबंधन भी कला है। जो लोग पैसे से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जैसे डर, लालच, अहंकार, वे जल्दी सब गंवा बैठते हैं। धन प्रबंधन में 3 दुश्मन। 1. डर। 2. लालच। 3. जल्दबाजी। नोमासिर की गलती, शुरू में वह सोचता था कि धन उसे ताकत देगा, पर जब नुकसान हुआ तो उसने खुद को खो दिया। फिर उसने धैर्य, अनुशासन और सोच को अपनाया। नोमासिर की वापसी और पिता से मुलाकात। 3 साल बाद नोमासिर अपने पिता अरकाट के पास लौटता है। वह बहुत खुश और संतुष्ट है। वह कहता है, पिता, मैंने सोने के सिक्कों से अमीरी नहीं पाई, बल्कि आपके 5 नियमों से पाई। पहले पैसा गया, लेकिन नियम साथ थे, इसलिए मैंने सब कुछ दोबारा बना लिया। अरकाट गर्व से कहता है, अब तुम असली अमीर बन गए हो, क्योंकि अब तुमने अमीर बनने की कला सीख ली है। 5 नियमों की शक्ति। क्यों यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है? आधुनिक जीवन में इन नियमों की प्रासंगिकता, ये नियम आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। फर्स्ट रूल, हर सैलरी से 10% एसआईपी या आरडी करें। सेकंड रूल, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में समझदारी से निवेश। थर्ड रूल, किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह। फोर्थ रूल, क्रिप्टो या स्कीम्स में बिना रिसर्च पैसे न लगाएं। फिफ्थ रूल, ईएमआई, खर्च, क्रेडिट कार्ड का संतुलित प्रयोग। अमीरी केवल धन नहीं, नियमों की समझ है। इस अध्याय की मूल भावना यह है, पैसा अगर नियमों से न चला जाए तो वह समस्या बन सकता है, लेकिन वही पैसा अगर इन 5 नियमों के अनुसार संभाला जाए तो वह अमीरी का कारण बनता है। अध्याय 6, बेबीलोन का सोने का उधारदाता। द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। उधार लेना और देना, अमीरी या बर्बादी। जब भी पैसे की बात आती है
तो उधार और कर्ज का विषय आना स्वाभाविक है। यह अध्याय बताता है कि उधार देना आसान नहीं बल्कि कला है। उधार लेना भी तभी सही है जब उसका उपयोग समझदारी और उद्देश्यपूर्ण हो। इस अध्याय के प्रमुख पात्र हैं रोदान, एक भाला बनाने वाला कारीगर जिसे राजा से इनाम में सोने की थैली मिली है। मथॉन, बेबीलोन का अनुभवी और बुद्धिमान सोने का उद्धारदाता। रोदान को राजा से उसके बेहतरीन भालों के लिए 50 सोने के सिक्के मिलते हैं। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन अब उसके सामने एक मुश्किल है। उसकी बहन किसी नौजवान से विवाह करना चाहती है और चाहती है कि रोदान उस युवक को कुछ सोना उधार दे। रोदान असमंजस में है। क्या मैं उसे उधार दूं? अगर वह पैसा वापस नहीं कर पाया तो? इस चिंता को लेकर रोदान पहुंचता है मथॉन के पास, जो बेबीलोन का एक प्रसिद्ध धन उद्धारदाता है। मथॉन न केवल रोदान को सलाह देता है बल्कि उसे सोने के उधार देने के 7 नियम सिखाता है जो आज भी क्रेडिट, लोन और निवेश की दुनिया में लागू होते हैं। 1. धन की सुरक्षा। सबसे पहली जिम्मेदारी है, मैथॉन कहता है, तुम्हारे पास जो 50 सिक्के हैं वो केवल सोना नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा है। तथ्य: पैसा देना आसान है लेकिन वापस लेना मुश्किल। जो पैसा मेहनत से कमाया गया है उसे भावनाओं में बहकर नहीं देना चाहिए। रोदन की गलती: वह बहन के प्रेम में अंधा होकर अपनी कमाई किसी अनजान युवक को देना चाहता है। मथॉन उसे रोकता है। जो व्यक्ति खुद अपनी वित्तीय स्थिति नहीं संभाल सकता वो दूसरों का पैसा कैसे संभालेगा। 2. केवल योग्य और विश्वास पात्र को ही उधार दो। मथन रोदन से पूछता है, क्या तुम्हारी बहन का प्रेमी कोई व्यापारी है, कोई सोने से जुड़ा काम करता है? क्या उसने पहले कभी उधार लिया है और चुकाया है? रोदन चुप रह जाता है। जवाब साफ था, नहीं। सीख: किसी को उधार देने से पहले उसकी ईमानदारी, क्षमता और सोच को परखो। अगर वह खुद अपनी जिंदगी में स्थिर नहीं है तो वह दूसरों का धन भी डुबो देगा। 3. उधार की मांग भावनाओं से नहीं, योग्यता से तय होनी चाहिए। मथन कहता है, अगर तुम अपनी बहन से प्यार करते हो तो उसे पैसा दान में दो, उधार नहीं। गहरी बात: अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त पैसे की मांग करता है तो यह देखो कि वह उसे लौटा पाएगा या नहीं। अगर हां तो उधार दो, अगर नहीं तो उसे साफ मना कर दो या दान करो। रोदान की स्थिति: वह खुद असमंजस में है। उसकी भावनाएं और दायित्व टकरा रहे हैं। मैथन उसे निर्णय करने के लिए तर्क और बुद्धि का रास्ता दिखाता है। 4. उधार देना केवल लाभ के लिए नहीं, न्याय के लिए भी है। मथॉन अपने अनुभव साझा करता है। वह कहता है कि उसने कई बार लोगों को उधार दिया, जिनमें से कुछ ने ईमानदारी से लौटाया और कुछ ने धोखा दिया। लेकिन उसने यह सीखा कि हर उधार एक समझौता है जहां दोनों पक्षों को जिम्मेदारी निभानी होती है। उधार में नैतिकता: जो उधार लेता है वह उसे लौटाने की नैतिक जिम्मेदारी रखता है। जो देता है उसे स्पष्ट शर्तों और संतुलन से काम लेना चाहिए। 5. जो उधार लिया जाता है उसका उपयोग उत्पादकता में होना चाहिए। मैथन रोदान से पूछता है, तुम्हारा सोना उस युवक के पास जाकर क्या करेगा? वह उससे क्या उत्पादक काम करेगा? रोदान फिर चुप हो जाता है। सटीक सिद्धांत: उधार का उद्देश्य केवल उपभोग नहीं बल्कि उत्पादक निवेश होना चाहिए। अगर पैसा शादी में खर्च हो जाए तो लौटाना असंभव हो जाएगा। 6. कर्ज देना एक व्यवसाय है, इसे भावनाओं से अलग रखो। मथॉन रोदन को बताता है कि वह जब भी किसी को उधार देता है तो वह उसके आचरण, व्यवसाय, आय और इरादों की गहराई से जांच करता है। एक उदाहरण: मथॉन एक किसान को उधार देता है जो हर साल फसल बेचकर चुका देता है, लेकिन वह एक अभिनेता को मना कर देता है क्योंकि उसकी आय अनिश्चित होती है। सीख: उधार देने से पहले यह सोचना चाहिए, 1. क्या सामने वाला पैसा कमा सकता है? 2. क्या वह ईमानदार है? 3. क्या वह समय पर चुकता करेगा? 7. अपनी पूंजी को सक्रिय रखो, लेकिन विवेक से। मथॉन की बातों का सार: सोने को निष्क्रिय मत रखो, उसे काम में लगाओ, लेकिन काम में लगाते समय बुद्धि और सुरक्षा को मत भूलो। निवेश और उधार का अंतर: निवेश: लाभ के लिए जोखिम के साथ उधार, सीमित लाभ लेकिन निश्चित सुरक्षा के साथ। रोदन को सलाह: अपना सोना या तो ऐसे व्यापार में लगाओ जो कम जोखिम वाला और स्थायी हो,
या उसे तब तक सुरक्षित रखो जब तक कोई योग्य प्रस्ताव न मिले। रोडन का निर्णय। मैथॉन की बातों को सुनने के बाद रोडन का निर्णय स्पष्ट हो जाता है। मैं अपने सोने को तब तक सुरक्षित रखूंगा जब तक मुझे किसी योग्य और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता न दिखे, और अपनी बहन के लिए कोई और उपाय खोजूंगा, लेकिन सोना उसे उधार नहीं दूंगा। मैथॉन की अंतिम सीख। इस अध्याय के अंत में मैथॉन कहता है, जो सोना देने से पहले सोचता है वही दुगना पाता है। जो भावनाओं में बहकर सोना दे देता है वह अक्सर रोता है। यह वाक्य इस पूरे अध्याय का सार है। इस अध्याय से मिलने वाली प्रमुख सीखें। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज के समय में भी यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है। आइए कुछ स्थितियां देखें। स्थिति 1, रिश्तेदार लोन मांगे पहले सोचें, क्या वह व्यक्ति वाकई चुका सकता है? हाँ, तो लिखित समझौता करें, नहीं साफ मना करें या छोटा सा दान दें। स्थिति 2, दोस्तों की मदद करें। दोस्ती और पैसा अलग रखें। इमोशन में आकर अपना भविष्य खराब न करें। स्थिति 3, बिजनेस में निवेश या लोन देना। कंपनी या व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री देखें। क्या व्यापार लाभदायक है? क्या आपके लिए गारंटी या कोलैटरल है? बुद्धिमानी से उधार दो, वरना पछताओगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसे का दोस्त बनो, दुश्मन नहीं। और जब पैसा दूसरों को दो तो उसका रास्ता, वापसी और उद्देश्य साफ हो। रोदान एक भावुक भाई से एक जिम्मेदार निवेशक बनता है, और यही है इस अध्याय की असली सफलता।